morning student, I will teach you lesson 3rd सेनापति. So please open your book. Lesson 3rd सेनापति. सेनापति का जन्म दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में विक्रम संवत 1616 में हुआ था. उनके पिता का नाम गंगाधर और पितामह अर्थात दादाजी का नाम परशुराम दीक्षित था. उनके विद्यागुरु जिनसे उन्होंने विद्या ग्रहण की थी उनका नाम हीरामणि दीक्षित था. वे बहुत ही आत्मविश्वासी माने जाते थे. ये जो सेनापति जो थे वो रीतिकाल के महान कवि माने जाते हैं. कुछ लोगों का कथन है कि सेनापति इनका उपनाम या उपाधि है, किंतु इनका मूल नाम किसी को भी ज्ञात नहीं है. अर्थात इनका मूल नाम क्या था ये किसी को भी पता नहीं है. परंतु इस बात में कतई संदेह नहीं है कि काव्य कला और मौलिकता की दृष्टि से युगीन कवियों में सेनापति की भांति थे. सेनापति क्या होता है? जो सेना के आगे होता है. तो युगीन कवियों में ये क्या माने जाते थे? सेनापति के भांति दिखाए गए थे. सेनापति राम भक्त कवि थे. श्लेष अलंकार के प्रयोग से ये क्या थे? सिद्धहस्त थे. यानी जो अलंकार होते हैं यमक अलंकार, रूपक अलंकार, तो उस तरह ये श्लेष अलंकार इनका सबसे प्रमुख अलंकार माना जाता है. इनकी भाषा में श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है. उन्होंने किसी कवि का अनुसरण नहीं किया. यानी इन्होंने किसी कवि का ऐसे नहीं है कि उस कवि ने ऐसा लिखा है, उस कवि ने ये किया है, उस कवि ने ये किया है. उन्होंने किसी कवि का अनुसरण नहीं किया था. ये रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं. इनकी दो रचनाएं मानी गई है, एक कवित रत्नाकर और दूसरी काव्य कल्पद्रुम. काव्य कल्पद्रुम जो अप्राप्य है, जो अप्राप्य मीन्स अभी जो प्राप्त नहीं है. इनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ पर रहा होगा. इनके कविताओं में अलंकार रस ध्वनि के उदाहरण एक से एक बढ़कर मिलते हैं. इन्होंने अलंकार संप्रदाय का अनुसरण किया था. सेनापति ब्रजभाषा के कवि माने जाते हैं. साधारण शब्द भी उनके काव्य में सैनिक की भांति सशक्त बन जाते हैं. यानी जो साधारण शब्द जो अपनी बात को कहना चाहते हैं ऐसा लगता है वो सैनिक की भांति अपनी बात को क्या कर रहे हैं, सामने प्रस्तुत कर रहे हैं. वे फारसी शब्दों का प्रयोग भी करते थे. उनकी रचनाओं में प्रसाद और ओज गुण की प्रधानता है. 3 गुण होते हैं, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण. तो सबसे ज़्यादा इनके काव्य में प्रसाद गुण की प्रधानता मानी गई है. परिमार्जित भाषा का प्रयोग और भाव गांधीर्य उनके काव्य की विशेषता रही है. अब पाठ परिचय की इन्होंने इस पाठ में अपने पदों में किन किन का वर्णन किया है. यहाँ प्रस्तुत कविता सेनापति के ऋतु वर्णन का प्रौढ़ और प्रांजल नमूना है. इनमें पूरी निपुणता से ऋतु के उपादानों एवं उनके लक्षणों का उपयोग कवि ने किया है. यानी ऋतु वर्णन किया है इन्होंने, चारों ऋतुओं का वर्णन किया है. बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु. तो उन्होंने ऋतुओं का वर्णन किया है. वसंत का वैभव पूरी छटा के साथ पंक्तियों में पिरोया गया है. वे कवि ने ऋतु वसंत का सूक्ष्मता के साथ मानवीकरण किया है. यानी छोटी से छोटी बात को मानवीकरण, किसी मान लो प्रकृति की कोई ऐसी कोई वस्तु होती है जिसको मानव रूप में या मनुष्य रूप में दर्शाया जाता है. अर्थात किसी निर्जीव वस्तु को सजीव वस्तु बनाकर अगर दर्शाया जाए तो वो मानवीकरण कहलाता है. तो उन्होंने जो वसंत ऋतु है उसको मनुष्य रूप, एक राजा का रूप देकर उसकी अपनी बात को उन्होंने प्रस्तुत किया है. पूरा परिदृश्य राजा के आगमन काल से वस्तुओं एवं भावनाओं से बुना गया है. रंगीन उपवन सुगंधमय है. यानी पूरा जो बगीचा है वो पूरा फूलों से भरा हुआ है और वो सुगंधमय है. कोकिल चारण की भूमिका में पदगान कर रही है. कोकिल जो बंदीजन होते हैं, चारण होते हैं, उसकी भूमिका में वो क्या कर रही है? राजा का गुणगान कर रही है, उसका पदगान कर रही है. शोभा के सुखमय उपकरण सेना के क्वायद की छवि उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि राजा एकाकी गमन नहीं करता है. यानी जो राजा चलता है तो उसके पीछे कितनी सारी चतुरंगिनी सेना चलती है. उसी तरह क्या बता रहे हैं कि वसंत रूपी जो राजा है वो आ रहा है और उसके पीछे बहुत सारे रंग बिरंगे जो फूल है वो महक रहे हैं. इसी तरह भीषण ग्रीष्म के बाद झुलसी हुई प्रकृति पर जब वर्षा की बूंदें पड़ती है
तो धरती नयनाभिराम और सुखमय हो जाती है। यानी एकदम गर्मी है, गर्मी के अंदर पूरी जो चारों तरफ क्या हो रहा है, लोग आग के समान तप रहे हैं, तो उस समय अगर बरसात आ जाती है तो लोगों का क्या होता है, जो शरीर है वो एकदम ठंडक प्रदान करता है, शीतलता प्रदान करता है, और उससे उनका जीवन सुखमय हो जाता है। मानसून का आगमन इस कृषि प्रधान देश के लिए एक उत्सव की तरह होता है। कवि ने डूबकर बरसात के ऋतु वर्णन को आंखों के सामने साकार कर दिया है। अब उन्होंने जब जैसे मान लो वर्षा ऋतु का वर्णन किया तो ऐसे लग रहा है कि वो पूरी तरह उसके अंदर डूब चुके हैं और अपनी बात को वो बता रहे हैं। शीत ऋतु की आक्रामकता को सेनापति के आचरण से कवि ने वर्णित किया है। इस हमले ने पूरी प्रकृति को पराजित कर दिया है। यानी इस शीत ऋतु को इतना डरावना, इतना भयानक बताया है क्योंकि पूरी जितनी भी धरती है, जितने भी धरती पे रहने वाले लोग हैं वो उससे डर जाते हैं। बर्फीली हवा की चुभन तीर के समान घातक बताई गई है। सूरज का जो तेवर है वो निस्तेज पड़ गया है। यानी सूरज कितना गर्म होता है, लेकिन शीत ऋतु में उसको भी क्या बता दिया गया है, ठंडा बता दिया गया है। अलाव की आग को घेर कर जन समुदाय ठिठुर रहे हैं। यानी आग के चारों तरफ लोग बैठे हैं, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं, उनके शरीर में सर्दी या शीत की वजह से ठिठुरन पैदा हो रही है। देश समाज पर ऋतुओं के प्रभाव का इतना जीवंत वर्णन सेनापति को कालजयी कवि बनाता है। अब फर्स्ट जो कविता का फर्स्ट पैराग्राफ है, बरन बरन तरु फूले उपवन, इसमें बसंत ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। बसंत को राजा के समान बताया जा रहा है कि बसंत रूपी जो बसंत जो ऋतु है वो राजा की भांति क्या है, आगे चला आ रहा है। बरन बरन, और उसके पीछे क्या होते हैं, तरह तरह के जो रंग बिरंगे फूल हैं वो चारों और उपवन और वन में या बगीचों में और वन में क्या रहे, खिल रहे हैं। सोई चतुरंग संग दल लहितु है। अब ऐसा लग रहा है कि वो जो रंग बिरंगे फूल हैं वनों के अंदर, बगीचों के अंदर, वो बसंत रूपी राजा की चतुरंगिनी सेना के रूप में दर्शाए गए हैं। बंदी जिमी बोलत बिरद बीर कोकिल है, और तोते और कोयल क्या कर रहे हैं, जो तोते और कोयल हैं वो बसंत रूपी राजा का क्या कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, स्तुति गान कर रहे हैं। गुंजत मधुप गान गुण गह्युते, और जो भंवरा है मधुप अर्थात जो भंवरा है वो भी क्या कर रहा है, गुंजार करता हुआ, गुण ग्रहण करता हुआ चारों तरफ इधर उधर गुंजार कर रहा है। आवे आस पास पुहपुन की सुबास सोई, पुहपुन यानी फूलों की, सुबास यानी सुगंध। ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ आसपास ना रंग बिरंगे फूलों की जो सुगंध है वो आ रही है। सोने के सुगंध मांझ सने रयुते, और वो जो सुगंध है वो राजा के महलों में चारों तरफ फैल चुकी है। राजा कौन है यहाँ पे, बसंत है, बसंत ऋतु को राजा बताया है। तो ऐसा चल रहा है कि जो बसंत रूपी राजा है वो अपने महलों में बैठा हुआ है और उसमें क्या हो रहा है, चारों तरफ जो रंग बिरंगे फूलों की जो सुबास है, सुगंध है, वो फैल चुकी है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज। अब सेनापति कवि क्या कहते हैं, जो शोभा का समूह है ना, सुख और साज सज्जा से युक्त है। आवत बसंत ऋतुराज कहते, ऐसा जो बसंत रूपी राजा है वो क्या कर रहा है, सुशोभित हो रहा है। यानी जो शोभा का जो समूह है, सेनापति सुख साज, और सेनापति क्या कहते हैं, जो बसंत ऋतु आने पर क्या होता है कि सुख, और जो बसंत रूपी राजा है वो साज सज्जा से युक्त सुशोभित हो रहा है। अब जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें सेनापति ने किसका वर्णन किया है, ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है कि बहुत तेज गर्मी है, गर्मी के कारण लोगों के शरीर क्या हो रहे हैं, जल रहे हैं। देखे छिति अंबर जले है चारों ओर छोर, छिति धरती, अंबर आसमान, की धरती और आसमान चारों तरफ कहीं भी देख लो इतनी गर्मी हो रही है कि कहीं भी जल नजर नहीं आ रहा है, और सारे गर्मी के कारण तपन हो रही है। दिन तीन तरवर सब ही को रूप हर्यो है, और मतलब इस गर्मी के कारण सभी पेड़ पौधों की जो हरियाली होती है, सभी प्रकृति की जो हरियाली होती है, इस गर्मी ने सभी के रूप को, सभी हरियाली को छीन लिया है। यानी चारों तरफ सूखे जैसी स्थिति हो गई है। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले, भादव अर्थात दावाग्नि होती है। भादव किसको कहा गया है, दावाग्नि को कहा गया है कि ग्रीष्म ऋतु की लपटें इतनी तेज है, इतनी
भयानक है कि उसने दावाग्नि की आग को भी और तेज कर दिया है। जब दावाग्नि लग जाती है, वन में आग लग जाती है, तो क्या होती है कि वो आग कैसे तेज होती है कि ग्रीष्म ऋतु की जो तपन है, जो लपटें हैं, वो इतनी तेज है कि उसने दावाग्नि की आग को भी क्या कर दिया, और ज्यादा तेज कर दिया है। जलद पवन तन सेक मान्यो पर्यो है। जलद तन पवन अर्थात जो तेज लू है ना, तेज लू के कारण भी क्या हो रहे हैं, लोगों के प्राणियों के शरीर जो हैं वो बहुत ज़्यादा तप रहे हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है कि गर्मी के कारण लोगों के जो उस तेज लू के कारण, तेज हवा के कारण लोगों के शरीर जल रहे हैं। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब। तरनी अर्थात क्या होते हैं, सूर्य। तरिनी का मतलब नौका भी है, लेकिन यहाँ तरनी का अर्थ सूर्य से लिया गया है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे। इतनी तेज सूर्य की प्रकाश है, इतना तेज सूर्य की जो किरणें हैं, वहाँ उससे बचने के लिए प्राणी क्या करते हैं, नदी के जल का सेवन करना चाहते हैं। सिरी घन छाए चाहिबो चित धरियो है। सिरी अर्थात शीतल, ठीक है। सिरी का अर्थ मीन्स क्या होता है, शीतल, यानी पेड़ पौधों की शीतल छाया के लिए के में लोग क्या कहते हैं, जाना चाहते हैं। गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं, या तो लोग जब कहीं जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो ऐसे देखते हैं कहीं कोई पेड़ पौधे मिल जाए जिसकी छाया बैठकर हम थोड़ी देर सुकून प्राप्त कर ले। तो उसी प्रकार इतनी ज़्यादा गर्मी के कारण क्या कहते हैं, अब लोग पेड़ पौधों की शीतल छाया में बैठने की अभिलाषा रखते हैं, चाहे वो अर्थात अभिलाषा रखते हैं। देखो चतुराई सेनापति कविताई कीजू। अब सेनापति क्या कहते हैं कि मेरी कविता में इतना चमत्कार है, मेरी कविता में इतनी चतुराई है कि ग्रीष्म विषम वर्षा की संप्रव्य, कि उसने ग्रीष्म ऋतु में भी क्या कर दिया, वर्षा ऋतु के समान पदों में उसको वर्णित किया है। यानी उन्होंने इस पद के अंदर ग्रीष्म और वर्षा ऋतु दो अलग अलग अर्थों में उन्होंने अपने पदों को वर्णित किया है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें सेनापति ने सावन के महीने का वर्णन किया है, अर्थात वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। दामिनी दमक अर्थात बिजली चमक रही है। सूरचाप की चमक, सूरचाप अर्थात सूर्य इंद्रधनुष की चमक दिखाई दे रही है। शाम घटा की झमक अति घोर घनघोर है। शाम अर्थात काले काले बादलों की चारों तरफ घटाएं फैल चुकी है और घनघोर गर्जना कर रही है। यानी वो बादल हैं, वो क्या काले काले बादल हैं जो चारों तरफ आसमान में फैल चुके हैं और वो क्या कर रहे हैं, घनघोर गर्जना कर रहे हैं। कोकिला कलापी कल कुंजत है जित तित। कोकिला कोयल, कलापी मोर, यानी कोयल और मोर क्या कर रहे हैं, इधर उधर गुंजार करते हुए या गूंजते हुए नाच रहे हैं। सीकर ते शीतल समीर की झकोर ते। सीकर अर्थात जल की बूंदे, वर्षा की बूंदे, यानी वर्षा की बूंदों से स्पर्श पाकर हवा भी क्या हो चुकी है, और ज़्यादा ठंडी हो चुकी है। यानी समीर अर्थात हवा, शीतल ठंडी, या और सीकर जल की बूंदे या वर्षा की बूंदे, यानी वर्षा की बूंदों का स्पर्श पाकर हवा और भी ज़्यादा शीतल हो चुकी है। सेनापति आवन कहियो है मन भावन सु। अब सेनापति क्या कहते हैं, नायिका कह रही है कि मेरे प्रियतम ने मुझे आने के लिए कहा था, जो मेरे मन को प्रिय लगने वाला, मन भावन मन को प्रिय लगने वाले मेरे प्रियतम ने मुझे आने के लिए कहा था। लाग्यो तरसावन विरह जूर जोड़ते, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। इस कारण ये जो सावन है वो उससे क्या हो रहा है, मेरा जो विरह ज्वर है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है, अर्थात विरह संताप है वो बढ़ रहा है। आयो सखी सावन मदन सर सावन। हे सखी, सावन का महीना आ चुका है, चारों तरफ घनघोर घटाएं छाई हुई है, बिजली चमक रही है, इंद्रधनुष की चमक दिखाई दे रही है। इससे क्या करा, कामदेव ने अपनी सरसता को बढ़ा दिया है, यानी मेरे मन के अंदर काम भावना उदित होती दिखाई दे रही है। लग्यो है बरसावन सलील चहु ओरते, और सावन आने के कारण क्या हो रहा है, चारों तरफ ठंडा पानी बरस रहा है, यानी जल की बूंदें वो और ज़्यादा ठंडी हो चुकी है, और वो जब मेरे शरीर पे गिरती है तो मुझे मेरे जो विरह ज्वर है, विरह संताप है, वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उद्दीप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, शीत को प्रबल सेनापति कोपी चढ़्यो दल। अब सेनापति क्या कहते हैं, ये इस पैराग्राफ में या इस कविता के इस पद के अंदर सेनापति ने
शीत ऋतु का वर्णन किया है। यानी जो सेनापति ने अपने चारों पदों के अंदर एक एक ऋतु का वर्णन किया है। पहले पैराग्राफ में उन्होंने बसंत ऋतु का किया था, सेकंड पैराग्राफ में उन्होंने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया, थर्ड पैराग्राफ में वर्षा ऋतु का वर्णन किया और फोर्थ में शीत ऋतु का वर्णन किया है। शीत को प्रबल सेनापति कोपी चढ़ोदल। अब वो क्या बोल रहे हैं कि जो शीत ऋतु है वो इतनी तेज हो चुकी है। सेनापति ने कहा कि शीत ऋतु इतनी प्रबल हो चुकी है, इतनी तेज हो चुकी है कि वो अपनी सेना लेकर ऐसे लग रहा है जैसे चढ़ाई कर चुकी है, उसने चढ़ाई शुरू कर दी है। निबल अनल, अनल अर्थात क्या होती है? आग। निबल कमजोर, यानी निबल अनल गयो सूरी सियराय के। सूर्य अर्थात सूर्य है, सियराय यानी ठंडा। निबल अनल जो आग भी है वो भी क्या हो रही है? उस ठंड के आगे, उस शीत ऋतु के आगे ठंडी हो चुकी है या कमजोर हो चुकी है। गयो सूर्य सियराय के, और ऐसे लग रहा है कि सूर्य ने भी अपना ताप खत्म कर दिया है और सूर्य भी ठंडा हो चुका है। हिम के समीर तेई बरसे विषम तीर, और चारों तरफ ना बर्फीली हवा है वो चलने लग गई है। हाँ, तेई बरसे विषम तीर, और वो बर्फीली हवा ऐसी लग रही है जैसे शरीर के ऊपर जो पैने तीर है वो छोड़ रही है। यानी इतनी ठंडी हवा चल रही है जिससे लोगों के जो शरीर के अंदर जो वो हवा तीर का काम कर रही है। रही है गर्म भोन कोनन में जाए के, और जो गर्म हवा है वो भी ऐसा लग रहा है कि वो भवनों के किसी कोनों में जाकर छिप चुकी है या छुप चुकी है। धूम नैन बहे लोग आगी पर गिरी रहे, आंखों में से जो धुआं है ना उसकी वजह से, यानी शीत ऋतु में जो ओस आती है या जो ऐसे, उससे क्या लगता है कि आंखों में पानी चल रहा है। धूम नयन बहे लोग आगे पे गिरे, और उस शीत ऋतु से, उस ओस से बचने के लिए या उस ठंड से बचने के लोग क्या करते हैं? आग के ऊपर गिर जाते हैं। आंखों में से उनके धुएं के कारण क्या निकल रहे हैं? आंसू निकल रहे हैं, पानी निकल रहा है, लेकिन फिर भी वो उस आग के ऊपर अपने को गिराए रखते हैं। ये सो लगाई रहे नेक सुलगाई के, और बार बार में क्या करते हैं? हाथों को ऐसे लगा के अपने हृदय से क्या करते हैं? अपने शरीर को गर्म करते रहते हैं। मानो भीत जानी महासीत ते पसारी पानी छतिया की छाए राख्यो पाउक छिपाई के। मानो भीत, भीत यानी भयभीत होना, शीत यानी सर्दी, पानी यानी अर्थात हाथ, और छतिया की छाए राख्यो पाउक आग। अब इसमें क्या कहा? मानो भीत जानी महासीत ते पसारी, यानी मानो सर्दी से अत्यधिक भयभीत होकर लोग क्या कर रहे हैं? अपने हाथ फैलाकर आग को अपनी छाती की छाया में छिपाकर रखना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि उस ठंड से बचने के लिए, उस सर्दी से बचने के लिए लोग क्या कर रहे हैं? अपने हाथों को फैला रहे हैं, फैलाकर क्या कर रहे हैं? उस जो आग को अपनी छाती की छाया में या अपने हृदय की छाया के अंदर छिपाकर रखना चाहते हैं। इस प्रकार सेनापति ने क्या किया है? अपनी कविता के अंदर चारों ऋतुओं का वर्णन किया है, जो मैंने आज इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। तो टुडे इज योर होमवर्क, find question answer and read lesson 3rd. Thank you.